दोस्तों, जैसे पैसे कमाना जरूरी है वैसे ही उस पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि हम जैसे एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं या कहीं और करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, तो ये जो टैक्सेशन है ये हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो खा जाता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस भी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेशन कैसे लगता है और ये दूसरे प्रोडक्ट से कैसे टैक्स एफिशिएंट है। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज डिविडेंड ऑप्शन एंड द सेकंड वन इज ग्रोथ ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पे हमें दो तरह से इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट वन इज डिविडेंड इनकम एंड द सेकंड वन इज प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। जब भी हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करेंगे, जैसा कि हम जब एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं, तो हमें एक इंटरेस्ट इनकम मिलती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट या लॉस यूनिट्स को सेल करने पे। जब हम डिविडेंड ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो तरह से इनकम जनरेट होगी। फर्स्ट वन इज डिविडेंड इनकम एंड सेकंड वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। अगर हम ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ एक ही तरह की इनकम जनरेट होगी, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। सबसे बड़ा डिफरेंस म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ये दूसरे एफडीज और एनएससी या किसान विकास पत्र से कैसे अलग है। एफडीज के अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है और हमें हर साल एवरी ईयर इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और नॉर्मली आपने देखा ही है कि एफडीज के ऊपर एफडी का जो भी इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम में जुड़ जाता है और अकॉर्डिंग टू स्लैब हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं 10% वाली स्लैब में हूं तो 10% का टैक्स, 30% वाली स्लैब में हूं तो 30% का टैक्स देना पड़ता है। मगर यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैंने डिविडेंड ऑप्शन लिया हुआ है तब तो मेरी वो जो रेगुलर इनकम आ रही है डिविडेंड से वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगी और उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड का टैक्सेशन कैसे होगा, ये हमारी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और अकॉर्डिंग टू स्लैब मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि डिविडेंड के मामले में डिविडेंड और एफडी का इंटरेस्ट इज सेम। हमने सेकंड बात करी कि हमें इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है जब हम यूनिट्स को सेल करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल ही इससे अलग है। अब यहाँ पर हमें टैक्स कब देना पड़ेगा, जिस साल में हम यूनिट्स को सेल करेंगे। सपोज करो कि मैंने 2015 में कोई यूनिट्स खरीदे थे म्यूचुअल फंड्स के और मैंने 16 में नहीं बेचे, 17 में नहीं बेचे, 18 में नहीं बेचे, मैंने जाके 7 साल के बाद 2022 में जाके बेचे। तो मेरे को सिर्फ टैक्स कब देना है, 2022 के अंदर। ठीक है, मुझे हर साल टैक्स नहीं देना। अब हम इस प्रॉफिट और लॉस जो हमें सेल पर होगा उसको हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमें टैक्स कैसे देना पड़ता है। इनकम टैक्स की भाषा में जो भी ये प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। इसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेकंड वन इज एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूं। म्यूचुअल फंड्स में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक डिविडेंड ऑप्शन के अंदर और एक ग्रोथ ऑप्शन के अंदर। जो हम डिविडेंड ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें दो तरह से इनकम जनरेट होती है, एक तो डिविडेंड इनकम और सेकंड वन इज जब भी हम उसको सेल करेंगे तो हमें इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा। डिविडेंड इनकम जो है वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगी और मेरे को उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू स्लैब टैक्स देना पड़ेगा। ग्रोथ ऑप्शन के केस में कोई डिविडेंड इनकम नहीं जनरेट होगी, सिर्फ मेरे को जब भी इसको मैं सेल करूंगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की भाषा में इसको प्रॉफिट ऑन सेल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसटीसीजी और एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइए हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को। एज ए ब्रॉडर हम सभी म्यूचुअल फंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस, इक्विटी फंड्स एंड सेकंड वन इज डेट फंड्स। तो टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी फंड्स एंड सेकंड वन इज डेट फंड्स। अब इक्विटी फंड्स कौन से होंगे, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स इक्विटी का टैक्सेशन लेने के लिए स्कीम को कम से कम 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। डोमेस्टिक इक्विटी मिनिमम, अगर कोई भी स्कीम मिनिमम 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है
तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में। बाकी पैसा 35% पैसा वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इंटरनेशनल इक्विटी में कर सकती है, रीट में कर सकती है, इनवीट में कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बट कम से कम 65% पैसा जो है डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अब डेट फंड्स कौन से होंगे? वो स्कीम्स जो इसमें फॉल नहीं करती, मतलब कि जो अपनी स्कीम की इन्वेस्टमेंट का 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो जो है उसको हम किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? डेट फंड्स की कैटेगरी में। यानी कि लेस देन 65% पैसा अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है तो इसको हम डेट फंड्स बोलेंगे। डेट फंड्स के अंदर जैसे गोल्ड फंड है, गोल्ड फंड भी डेट फंड की कैटेगरी में आता है। अगर कोई स्कीम इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो भी डेट फंड्स की कैटेगरी में आएगी। और अगर कोई भी स्कीम सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रही है तो वो तो डेट फंड है ही है। नो, अब इनको जब भी हम जिस भी साल में हम इनको सेल करेंगे यूनिट्स को, उस साल में ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्सेशन है वो मेरे होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? होल्डिंग पीरियड के ऊपर। होल्डिंग पीरियड, इस होल्डिंग पीरियड के बेस पे हम सारे कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा है एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहला है एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा है एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम बात कर रहे थे कि कैपिटल गेन जो है वो होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये 2 पार्ट्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब राइज होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब राइज होगा? होल्डिंग पीरियड। अगर मैंने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, यानी कि मैंने जो है अपने यूनिट्स 1 साल से पहले ही सेल कर दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स। अगर मैं 1 साल के बाद सेल करता हूं, 1 साल के बाद सेल करता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डेट फंड्स के केस में क्या होगा? लेस देन 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। अगर कोई भी डेट फंड मैंने 3 साल से पहले बेच दिया तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं 3 साल के बाद बेचता हूं तो इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है? इक्विटी फंड्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, आपकी इनकम स्लैब से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके ऊपर आपको एज ए स्पेशल रेट 15% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15% का इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स कितना लगेगा? अप टू 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, नील टैक्स। उसके बाद 10% एट द रेट ऑफ 10%। डेट फंड के केस में अगर 3 साल से कम रखा है तो एसटीसीजी आएगा, और ये जो है आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, और उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू स्लैब टैक्स देना है, जिस भी स्लैब में आप हिट हो रहे हो। एलटीसीजी के केस में क्या होगा? डेट के केस में, एलटीसीजी के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। कितने का टैक्स लगेगा? 20% का टैक्स। आइए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मैंने जो है 1,20,000 रुपए के अपने यूनिट सेल कर दिए। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1,20,000 रुपए के यूनिट सेल कर दिए, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। अब ये 20,000 का जो प्रॉफिट है वो किस सिनेरियो में कितना टैक्स लगेगा? अगर मान लो कि ये यूनिट्स मैंने 1 साल से पहले सेल कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा तो उसके ऊपर मेरे को कितना टैक्स देना है? 15% के हिसाब से। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ था? 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर मेरा कितना हो गया? 15%, तो यानी कि टैक्स कितना हो गया? 3,000। अब एलटीसीजी के केस में हम क्या कहते हैं? अप टू 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, तो इसका मतलब टैक्स क्या हो गया? नील। क्लियर? 20,000 का प्रॉफिट है, अप टू 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो 20,000 जो है 1 लाख के अंदर आ रहा है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना। अब अगर मान लो कि आपने 10 लाख रुपए के यूनिट्स खरीदे थे या 12 लाख के सेल कर दिए, तो 1 लाख रुपए तक तो टैक्स देना ही नहीं, बाकी 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स देना है, दैट इज ओनली 10,000। अगर यही हमारे डेट म्यूचुअल फंड्स हों तो उस केस में क्या होगा? ये जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है ये मेरी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, और जिस भी स्लैब में मैं हिट हो रहा हूँ
स्लैब के हिसाब से मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम LTCC की। अब जैसे कि हमें पता है कि 3 साल तक हमें जो है कम से कम इसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इन्फ्लेशन जो है 5% का चल रहा है, कितना चल रहा है 5% का, तो 3 साल में मोटा मोटा इन्फ्लेशन कितना हो गया 5 गुना में 3 15% का, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी अब कॉस्ट क्या मानी जाएगी, मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में 15% जोड़ दो तो कितना हो गया 1,15,000 रुपए। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट बनेगी वो 1,15,000 रुपए बनेगी। मैंने माल कितने का बेचा 1,20,000 का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ इनकम टैक्स के हिसाब से, दैट इज ओनली 5,000। तो मेरे को 5,000 पर टैक्स कितना देना है एट दी रेट 20% ऑन 5,000, तो टैक्स कितना हो गया 1,000 रुपए का। तो यानी कि 1,20,000 बट मेरे को 5% इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 1,15,000 मानी जाएगी। तो मेरा जो टैक्स है वो कितना बना 1,000 रुपए। अगर हम मोटा मोटा चेक करें तो 20,000 रुपए के प्रॉफिट पे हमें कितना टैक्स देना पड़ा 1,000 रुपए का, दैट इज अराउंड 5%। हाँ तो दोस्तों आज हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में टैक्स किस तरह से लगता है, और हमने ये भी देखा कि ये कैसे टैक्स एफिशिएंट है दूसरों के मुकाबले में। यहाँ पर क्या हुआ कि 1 लाख के 1,20,000, बट मेरे को टैक्स कितना देना पड़ा सिर्फ 1,000 रुपए का। बट अगर यही पैसा मैंने FD में इन्वेस्टमेंट किया होता और इसके ऊपर 20,000 बचते, तो वहां पर जो है मेरे को 20,000 रुपए के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ता। अगर मैं 30% की स्लैब में ही तोड़ा हूं तो दैट इज 6,000। तो हमें ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।